चलो देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम लोग पिछले लेक्चर पे वर्णन थ्योरी पढ़ लिए थे, आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शुरू करते हैं। अच्छा, तो देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ नो स्ट्रक्चर, टू एक्सप्लेन structure of coordinate compound falling put forward a theory known as valence bond theory. Known as valence bond theory. ठीक है, मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज एज फॉलो। मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज एज फॉलो। तो इस थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं देखा जाए, पहला लिगैंड डोनेट lone pair to central atom and central atom provide vacant orbital to accommodate lone pair given by ligand। भैया, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल एटम है वो लिगैंड जो है वो लोन पेयर को क्या करता है, सेंट्रल एटम प्रोवाइड लोन पेयर प्रोवाइड करता है। लिगैंड सेंट्रल एटम को लोन पेयर प्रोवाइड करता है और सेंट्रल एटम उस लोन पेयर को रखने के लिए सुटेबल अमाउंट में वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड किए गए हैं सेंट्रल एटम के द्वारा, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और उतनी ही संख्या में क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। सेकंड पॉइंट, सेंट्रल एटम intermix its vacant orbital to form equal number of hybrid orbitals। इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। थर्ड पॉइंट हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम and filled orbital of ligand
overlap to form metal ligand coordinate bond. metal ligand coordinate bond. तो मेन पॉइंट तो इतना है भैया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट इतना है, 3 पॉइंट की लिगैंड लोन पेयर प्रोवाइड करता है और सेंटर आइटम, मतलब लिगैंड लोन पेयर देता है और सेंटर आइटम बाइकेट टारगेट उनको रखने के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद जो सेंटर आइटम के लिए ऑर्बिटल है आपस में इंटरमिक्स होकर उतने ही अमाउंट में क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल डालेंगे। फिर क्या होगा, मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पर लिगैंड का ये क्या हो गया, फील्ड ऑर्बिटल हो गया, तो ये आपस में ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 पॉइंट मेन रूप से हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और चीजें देख लिया जाए। कुछ और चीजें का मतलब क्या हुआ, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में अगर डी ऑर्बिटल भाग ले रहा है तो ये इनर ऑर्बिटल से रिलेटेड हो सकता है या फिर आउटर ऑर्बिटल से रिलेटेड हो सकता है। अगर ये इनर ऑर्बिटल से रिलेटेड है तब जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे इसको, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, या रिड्यूस्ड स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, और अगर ये आउटर ऑर्बिटल से मतलब आउटर सेल से रिलेटेड होगा तो फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, तो लिख लिया जाए इसको भी नोट करके if in hybridization the orbital is also involved, then it may relate it from inner cell or outer cell. Inner cell or outer cell. If it related from inner cell, if it related from inner cell, then complex form is known as inner orbital complex or low spin complex or reduced spin complex. While if d orbital is related from outer cell or high spin complex or spin free complex. ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा।
इसको जानते हैं। अब आपसे कहा जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, तो इसको डिफिनेशन के पैटर्न पे तुरंत लिखाया गया, डिफिनेशन पैटर्न में लिखाया गया, तो आप इसको डिफिनेशन बना लेंगे अपने हिसाब से। The complex in which during hybridization the orbital is retained from outer cell is known as outer orbital complex। इसी तरह से inner orbital complex के बारे में पूछा जाए तो ऐसे बता दीजिए, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। लेकिन जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई गई, इससे अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें तो नहीं निकाल पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन वास्तव में निकालने के लिए हमें कुछ और चीजों का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। एक तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का हेल्प हम लोग लेंगे, ठीक है। तो देखा जाए, लिख लेंगे नोट करके, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख लेंगे। व्हेन ligands are arranged in increasing order of their splitting power, a series is obtained known as spectrochemical series। तो भैया अगर लिगेंड को उनके बढ़ते हुए स्प्लिटिंग पावर के क्रम में रख दिया जाए तो एक सीरीज मिलेगी, इसको लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैसे है, आयोडीन माइनस Br माइनस, आगे क्या था, यस Cn माइनस, बोलते चलो, Cl माइनस, F माइनस, C2O4 डबल माइनस, H2O, NH3, En और आर्थो फिनांथ्रोलिन, और भैया NO2 माइनस, Cn माइनस और CO। तो ये हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक क्रम है। अब इसमें कुछ लिगेंड लिखे गए हैं, कुछ छोड़ दिए गए हैं, तो ना आप बुक में अपने एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, जो लिखे होंगे वो लिख याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बस इतने ही लिगेंड हैं, बस कुछ जो ज्यादा पॉपुलर हैं, जो फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उनके बारे में लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहां से जो याद रखने वाली बात वो ये है कि ये वाटर तक के जो लिगेंड हैं, इनको लोग कहेंगे वीक फील्ड लिगेंड। ये वीक फील्ड लिगेंड है। does not pairs of electron in orbital against Hund's rule। यहां पर है बेटा, अमोनिया के आगे जो भी हैं ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड pairs of electron in the orbital against Hund's rule। ठीक है,
इसको जानते रहेंगे। यहाँ पर हम लोग नोट करके क्या लिखोगे, अमोनिया इज वीक फील्ड लिगेंड फॉर आयरन एंड निकल। ठीक है, तो अमोनिया आयरन और निकल के लिए ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसको भी याद रखते रहेंगे। ठीक है, और एक चीज हम आपको बता दें, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बाद में पढ़ाएंगे डिटेल में। मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब जो पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर है, मैग्नेटिज्म है ट्रांजिशन मेटल की और उनके आयन की और उनके कंपाउंड की, इसको हम लोग मेजर करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट से। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कमा करके आयन एंड देयर कंपाउंड is measured by मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है ये सब चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में आगे। ठीक है ना, यहाँ पर इसको म्यू स्पिन लिखते हैं, स्पिन ओनली, यहाँ पर म्यू स्पिन है ओनली, यहाँ पर n+2 बोर मैग्नेटॉन, शार्ट में Bm यूनिट है। यहाँ पर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भैया। n की वैल्यू यहाँ पर म्यू, यहाँ पर 1 2 3 4 5 1.71 देखना 2.82 3.83 4.87 95 pm देख लेना यार, अलग अलग में डाटा लिखा रहता है, निकाले थोड़ा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। कई बार रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दो, पूछेंगे किसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना Bm होगा, और ध्यान दो जो होल नंबर है वही अनपेयर्ड टर्म है। होल नंबर 4 है 4 अनपेयर्ड टर्म, 5 है 5 अनपेयर्ड टर्म, 2 है 2 अनपेयर्ड टर्म, 1 है 1 अनपेयर्ड टर्म। तो जो होल नंबर है वही अनपेयर्ड टर्म है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ट्रांजिशन मेटल पढ़ाए थे तो वहां पर शायद दिखाए गए थे इसके बारे में, मैग्नेटिक मूवमेंट बारे में जहाँ तक याद आ रहा है कि डिटेल में दिखाया गया है, तो फिर दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप जानते रहेगा, क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलो जाए। अब एग्जाम्पल हमें देखना है। देखो बेटा, एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग NiCl4 ले रहे हैं -2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, निकल का हो जाएगा x -1 × 4 = -2, Ax = +2। यहाँ पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni++ इन फ्री स्टेट। देखो ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d8 4s0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डी ब्लॉक में सिखाया थे पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर 3d8 4s0। अब देखो बेटा, मतलब d में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3d में आपने
ये 8 बना दिया, ये 4s 0 है। अब 4s अगर शुरू हो गया तो 4p तो होगा ही, होगा नहीं होगा। अब देखो यहां पर जो निकल के साथ लिगेंड जुड़ा है वो Cl है, Cl वीक लिगेंड है। Cl कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड है। अच्छा अब यहां पर ध्यान दो, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर दो संभावनाएं हैं। Cl मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाए तो ये एक ऑर्बिटल वैकेंट हो जाए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ जाए। एक कंडीशन ऐसा भी, एक लोन पेयर Cl अपना दे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। लोन पेयर दिया तो लोन पेयर मिलना भी चाहिए। अब इसको तो एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो लोन पेयर कहां मिला? ठीक है, तो ये नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए एक यहां आ जाए, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, दो संभावनाएं हैं, एक तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाए, ये ऑर्बिटल वैकेंट हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो डी ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, एक डी खाली हो जाएगा, एक एस और यहां से 2 पी ले लिया जाएगा, तो dsp2 हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जैसा है वैसे रहने दिया जाए, जैसा है वैसे रहने दिया जाए। अब 4 ऑर्बिटल इधर वैकेंट है, यहां से ले लिया जाएगा। तो अब ये दोनों में कौन सी कंडीशन पॉसिबल होगी, ये निर्भर करेगा कि जो लिगेंड है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी पावर क्या है। अगर ये वीक लिगेंड है तो फिर जैसा है वैसा रहेगा, और अगर ये स्ट्रांग लिगेंड है तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएगा। तो ये कैसा लिगेंड है? वीक, तो वीक है तो फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल इन हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, तो हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा भैया, जो जैसा था वैसा ही रह जाएगा, कोई यहाँ पर चेंज नहीं होने जा रहा है, बस केवल ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे, केवल ऑर्बिटल क्या हो जाएगा बेटा, इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो ये हम लोग एस हो गया, यहाँ पर 3p हो गया। अब ये ध्यान दो, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो इनको लोग कहेंगे। अब यहाँ पर कौन से मिले हैं, एक एस मिला है और 3p मिला है, तो हाइड्रेशन क्या हो गया, sp3। यहाँ पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni++ इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अब ये जो Cl है अपना लोन पेयर देगा ना इसको, Cl ये देखो, तो Cl जब अपना लोन पेयर इसको दिया ऐसे, तो ये पेयर हो गए, पेयर मतलब में मिले तो पेयर रहेंगे ही। अब ये देखो, ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पर क्या करें, आकाशन क्या लिखा आपने, sp3 स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, टेट्रा हेड्रल, और क्या लिखने जा रहे हो, म्यू कितना होगा, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, 82Vm, और बोलो और बोलो भैया पैरामैग्नेटिक है, चूंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक है। कोई डाउट तो बता दो। चलो
NiCN4 -2, निकल का एक Cn का -1 इंटू 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा +2। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, वही सेम चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni डबल प्लस इन फ्री स्टेट। तो क्या लिख रहे हो, 3D8 4S0, ये 4S शुरू हो गया तो 4P तो होगा ही। अब ये 8 लिखता हूं, भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni डबल प्लस इन हाइब्रिड स्टेट, बोलो बेटा Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रांग, तो क्या होगा, तो ये जो एक अनपेयर्ड टर्म था यहां से यहां पे आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक आरपीओ बैकएंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक डी ले लिया जाएगा, एक DSP2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni डबल प्लस इन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर Cn है, तो ये आप लोग क्या लिखोगे, DSP2 स्क्वायर प्लेनर, और क्या लिखोगे, म्यू कितना 0 चूंकि कोई अनपेयर्ड टर्म नहीं है, और फिर डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये होगा, और चलिए NiCO4, यहाँ पर क्या लिखोगे 0। अब निकल का X CO का 0 इंटू 4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू कितना है 0। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni इन बोरोटन फ्री स्टेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D8 4S2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni इन हाइब्रिड स्टेट, CO कैसा लिगेंड है
स्ट्रांग या ये कह सकते हो सबसे स्ट्रांग। तो यहाँ पर ध्यान देता है ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये एक एस जो है खाली हो गया, एक एस क्या एस खाली हो गया, एस तो एक ही होता है ना। अरे सर एस खाली हो गया और ये अब 4 आर्टिकल आपको चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा sp3। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Ni इन कॉम्प्लेक्स। अब ये CO लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना चाह रहा हूँ, हाइड्राइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल म्यू 0 डायमैग्नेटिक। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं CuNH3 4+2 निकल का हो जाएगा, कॉपर का X, अमोनिया का 0 × 4 इक्वल टू +2, X इक्वल टू +2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu इन फ्री स्टेट तो हो जाएगा 3d10 4s होता है ना, तो 3d9 4s 0। कॉपर का कितना लेते हो, 3d10 4s 1 लेते हो। तो पहले एक तान s से चला गया और एक तान फिर d से चला गया, तो 3d9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 3d आप 9 लिखने जा रहे हो, 4s 0 है, ये 4, अब ये ध्यान दो, अमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कॉपर के लिए भी स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रॉन को तो पेयर करना चाहिए। अब एक ही अनपेयर्ड टर्न है, तो उसको कैसे पेयर करेगा, तो उसको तो पेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से ये 4p में चलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu++ इन हाइब्रिड स्टेट भैया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ, बोलो p में। लेकिन ये इस थ्योरी की ड्रॉबैक है, ये एक्सप्लेन नहीं करती कि ऐसा क्यों होता है। अब आपको बता दिया गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ठीक है, पेयरिंग कर रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर क्यों चला गया,
भाई हमारे हाथ में ये पेन है, मैं हाथ हटा लूं, ये पेन गिर जाएगी, आपको कोई समस्या नहीं है। हाथ हटा लूं, पेन ऊपर चली जाए तो आपको समस्या होगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि पेन ऊपर जाएगी, इसका मतलब इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? ठीक है, नीचे जाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए नहीं। सेम वही चीज है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर पीछे आ रहा था, पेयर हो रहा था, कोई बात नहीं थी, लेकिन सेम आर्बिटल में था। या ये भी दो लेवल में टूटते हैं, वापस आगे समझाएंगे। लेकिन यहाँ तो ये 3D से हायर एनर्जी लेवल है 4p, तो हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से मिलती है ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, तो ये इस थ्योरी की ड्रॉबैक है। ठीक भैया, चलो। अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, सॉरी Cu डबल प्लस इन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हाइब्रिड शेड बनाया नहीं लोगों ने, ये ध्यान दो। ये क्या जाएगा DSP, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स में अमोनिया है, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये और यहाँ पर ये एक नंबर हो जाएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये DSP2 और लो हो गया स्क्वायर नहीं, और वो टर्म म्यू 1.73 या 1 BM और पैरामैग्नेटिक, ये हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने पूछा नहीं कि हम कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस किस केस में ये ऊपर जाएगा। आपने पूछा ही, ठीक है, हमने कहा पर बता दिया हर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये Cu प्लस वाले केस में जाएगा और Co डबल प्लस वाले केस में इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? ये 3D से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? 4p में, ये दो केस में। ठीक है, ये हो गया। और यहां पे हम आपको एक दो पॉइंट बताना चाहेंगे। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, देन क्या एंड सेंट्रल एटम इज बोरान, बेरिलियम एंड जिंक then hybridization is sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सेंट्रल एटम बेरिलियम, बोरान और जिंक है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के पास d ऑर्बिटल है नहीं, बोरान के पास d ऑर्बिटल है नहीं, जिंक के पास है तो खाली नहीं है। तो वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि स्ट्रांग फील्ड है वीक फील्ड है, सीधे देखो और आंसर दो। ठीक है भैया, इफ सेंट्रल एटम इज प्लेटियम और प्लेटिनम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, then hybridization is DSP2।
ध्यान दो, इधर ध्यान दो, NiCl4 माइनस अभी अभी आपने लिखा है 2 और हाइड्राइजेशन क्या बताया था sp3। प्लेटिनम उसी परिवार का है, किस परिवार का, जिस परिवार का Cl है, सॉरी निकल है, समझ रहे हो ना, -2। निकल और प्लेटिनम एक ही परिवार के मेंबर हैं, लिगेंड वही है, ऑक्सीडेशन नंबर भी वही है, सब कुछ वही है। यहां पर हाइड्राइजेशन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, DsP2। ठीक है, क्यों ऐसा चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला देख लिया भैया, कल हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला देख लेंगे। ठीक है, इसकी लिमिटेशन देख लेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको भी लिख तो दिए मान लो, उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आता नहीं, ठीक है, आगे पे नेक्स्ट चलो।